विवेकानंद फाउंडेशन के अध्यक्ष श्रीमान अरविंद गुप्ता जी, आज जिनकी पुस्तक का विमोचन होना है, श्रीमान दिनकर श्रीवास्तव जी, गुरुमूर्ति जी, सतीश चंद्रा जी, सैयद हसनैन साहब, जनरल विच, वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी सुरक्षा विशेषज्ञ, स्कॉलर्स, डिप्लोमेट्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं श्री दिनकर श्रीवास्तव जी को उनकी इस नई पुस्तक फॉरगॉटन कश्मीर द अदर साइड ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस पुस्तक पर विवेकानंद फाउंडेशन द्वारा आयोजित वेबिनार में मुझे कुछ कहने के लिए आमंत्रण मिला। अपनी योग्यता, कुशलता और कूटनीति से श्री दिनकर श्रीवास्तव जी ने 3.5 दशक भारत की सेवा की है। चाहे वह यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के कुत्सित प्रयास को विफल करने का ऐतिहासिक क्षण हो, या पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद विदेश नीति और अन्य देशों के साथ संबंधों को कायम रखना हो, कारगिल युद्ध के दौरान सामरिक महत्व के देशों से वार्ता करनी हो, या फिर चाबहार पोर्ट में ईरान से समझौते की बात हो, इन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं में श्री दिनकर श्रीवास्तव जी ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। कारगिल युद्ध के बाद आर्थिक मोर्चे पर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हुआ था, लेकिन जिस सूझबूझ श्रेष्ठ दिनकर श्रीवास्तव जी और विदेश मंत्रालय के लोगों ने काम किया, मैं मानता हूं कि वह हमारी विदेश नीति की बहुत बड़ी सफलता थी। एक राजनयिक के रूप में 90 के दशक से उनकी जो उपलब्धियां हैं, अगर गिनाना मैं शुरू करूंगा आज, तो शायद वेबिनार उसी में समाप्त हो जाएगी। सिर्फ 4 शब्दों में अगर मैं कहूं तो श्री दिनकर श्रीवास्तव जी का जीवन तथा कैरियर असाधारण उपलब्धियों और असाधारण सफलताओं से भरा है, और वह समृद्ध अनुभव उनकी इस पुस्तक में जिसका अभी विमोचन हुआ है दिखाई पड़ता है। अपने निजी अनुभव, दस्तावेज, तथ्यों और रिसर्च के आधार पर उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण विषय को हम सबके सामने, देश के सामने और दुनिया के सामने रखा है। उनकी किताब पढ़ने के बाद मुझे जो अनुभव हुआ, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि पहली बार किसी ने इस लेवल पर जाकर उन विषयों को अंतर्राष्ट्रीय आवाम तथा इंटेलिजेंसिया के सामने रखा है। जम्मू कश्मीर पर अनेक लोगों ने अनेक किताबें लिखी, लेकिन श्री दिनकर श्रीवास्तव जी का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे पड़ोसी मुल्क की गहरी साजिश को बेनकाब करते हुए अवैध कब्जा वाले क्षेत्र की सच्चाई को दुनिया के सामने उजागर किया है। देश के सम्माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संसद के पटल पर, पार्लियामेंट के फ्लोर पर उसके बारे में देश का जो स्टैंड है, उसे साफ शब्दों में देश को और दुनिया को बताया है। मैं उसके विवरण में जाने की जरूरत नहीं समझता, ये सब आप लोगों को पता है। कुछ महीने पहले देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने भी इस मुद्दे पर विस्तृत बयान दिया था। आप सबको यह भी याद होगा कि भारत के विदेश मंत्रालय ने पिछले साल मई में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान के उन कब्जे वाले क्षेत्रों में किसी तरह का कोई भौतिक परिवर्तन हमें मंजूर नहीं होगा, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग है। मैं जब किताब का 16वां अध्याय पढ़ रहा था, तो उसमें पड़ोसी मुल्क के षड्यंत्र को जिन बारीकियों से श्री दिनकर श्रीवास्तव जी ने विश्व के सामने रखा है, वह निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में रह रहे लोगों के
मानवाधिकारों का उल्लंघन, शोषण और स्वतंत्रता का जो हनन हो रहा है, उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाना बहुत जरूरी था और ये काम बखूबी दिनकर श्रीवास्तव जी ने किया है। पहले अध्याय में पाकिस्तानी आर्मी तथा कबायलियों के बर्बर आक्रमण का जिक्र है। मैं इस चर्चा में भाग ले रहे सभी विद्वज्जनों को बताना चाहूंगा कि पहली बार पिछले साल 22 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में भी काला दिवस मनाया गया। खुद श्रीनगर में कार्यक्रम हम सबने भारत सरकार के कल्चर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के आयोजित किया था। 2 दिन का वो कार्यक्रम था, सिंपोजियम भी हुआ, उसमें हम लोगों ने और अनेक लोगों ने हिस्सा लिया और कश्मीर और जम्मू और कश्मीर की नई पीढ़ी को पाकिस्तान की साजिश और काले कारनामों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। ये मेरा सौभाग्य है कि देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उस सिलसिले में 12 मार्च को ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के गांव जाकर उनकी स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मुझे मिला। मुट्ठी भर सिपाहियों को लेकर के उन्होंने कबायलियों का मुकाबला किया और वीर गति को प्राप्त हुए। अब चूंकि दिनकर श्रीवास्तव जी की किताब और उस दौर की बात हो रही है, तो मैं कहना चाहूंगा कि मेहरचंद महाजन की सरदार पटेल को 23 अक्टूबर की लिखी दोनों चिट्ठियां आप में से अनेक लोगों ने पढ़ी हैं, मैंने भी पढ़ा है। जो जघन्य अपराध पाकिस्तान ने किए हैं उसका पूरा विवरण उसमें लिखा हुआ है। बापू ने एक बार कहा था, कश्मीर इस महाद्वीप का एक प्रकाश पुंज होगा, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान ने कितनी बर्बरता की यह मेहरचंद जी की चिट्ठी में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। आप सबको मालूम है कि हमारी फौज ने कितनी कुर्बानी दी तथा जम्मू कश्मीर को कैसे बचाया। उसके कुछ दिनों बाद मेहरचंद महाजन जी ने सरदार पटेल को चिट्ठी लिखकर कृतज्ञता ज्ञापित की थी। श्री दिनकर श्रीवास्तव जी को मैं साधुवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने अपनी किताब में उस पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर का भी जिक्र किया है जो इस षड्यंत्र का हिस्सा था। उसने खुद पाकिस्तान की पॉलिटिकल तथा आर्मी लीडरशिप के काले कारनामों को पूरे दुनिया के सामने रखा है। जम्मू कश्मीर जब भारत का अभिन्न अंग बना तब सरदार पटेल ने कहा था, हमें जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करना है। और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की तरफ से इसके लिए अथक प्रयास पिछले 73 सालों में किए गए, लेकिन आवाम की जिंदगी बेहतर क्यों नहीं हो पाई, उसकी वजह मुझे लगता है कि आप सबको मालूम है। पैसे की कोई कमी नहीं थी, संसाधनों की भी कमी नहीं थी। अन्य राज्यों से अगर आप तुलना करेंगे तो यहाँ का बजट भी बाकी राज्यों की तुलना में 6 गुना 7 गुना ज्यादा था। फिर ऐसी स्थिति क्यों हुई, मुझे लगता है कि इस पर आप सब निश्चित रूप से विचार करेंगे कि जम्मू कश्मीर की मूलभूत जो आवश्यकता है, अभी 937 गांव हैं जो सड़क से नहीं जुड़े हैं। अब भारत में पिछले 6-7 वर्षों में बिजली के क्षेत्र में इस तरह काम हुआ है कि पिछड़े इलाकों के ग्रामीण अंचलों में भी 20-22 घंटे बिजली मिल रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सड़क, बिजली, पानी के लिए भी हमें काम करना पड़ रहा है। 5 अगस्त 2019 को देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को विकास का एक नया रास्ता दिखाया और सालों से यहां जिस उम्मीद पर लोग बैठे थे उसे पूरा करने की शुरुआत की है। ये सच है कि कोरोना के कारण दुनिया में, देश में और यहां भी गतिविधियां ठप रही, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि जिस तेजी से अब जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है, विकास के काम हो रहे हैं, उससे आने वाले 3-4 सालों में मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर निश्चित रूप से जहां पहुंचना चाहिए था वहां जरूर पहुंचेगा। केंद्र सरकार ने के सभी 890 कानून यहां लागू हो गए हैं। 205 पुराने कानूनों को
जो विकास की राह में बाधा थे उन्हें खत्म कर दिया गया और 129 कानूनों में परिवर्तन कर दिया गया। 73 सालों से एक बड़े वर्ग को जो वेलफेयर के लाभ मिलने चाहिए थे उससे वंचित रखा गया। उसे पहली बार न्याय मिला है। देश के अन्य भागों की तरह यहाँ भी अब 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को लागू कर दिया गया। अभी हाल ही में डीडीसी के यहाँ चुनाव हुए। मोटे तौर पर 51.7% वोटर टर्नआउट था और 278 डीडीसी के सदस्य चुने गए और इनको जिम्मेदारी हमने तय की है कि विकास के कामों में इनकी पूरी तरह से भागीदारी हो। मैं मानता हूं कि लंबे समय बाद वायलेंस फ्री इलेक्शन जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा है, निष्पक्ष चुनाव भी पहली बार देखा है। जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को भी पारदर्शी और जवाबदेह कैसे बनाया जाए, इस पर लगातार हम सब काम कर रहे हैं। गांव स्तर तक भी नागरिक को क्या दिक्कत है, कितना पैसा उसमें जा रहा है और कितना खर्च हो रहा है, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि अब स्वयं नागरिक भी देख सकता है। लोगों के ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए भी एलजी मुलाकात का कार्यक्रम एक निर्धारित किया है, जिसमें कोशिश होती है कि सामान्य आदमी की शिकायत का जल्दी से जल्दी निवारण हो जाए। ऐसे अनेक रिफॉर्म्स के निर्णय हमने किए हैं और मुझे लगता है इस मंच पर उसकी बात करना ज्यादा मुनासिब नहीं है। यह मौका है श्री दिनकर श्रीवास्तव जी की किताब पर चर्चा का और उन्हें बधाई देने का। लेकिन बात थोड़ी दूसरी तरफ चली गई। मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, वर्तमान में रक्षा, सुरक्षा तथा विकास के क्षेत्र में आपसी हितों और सहयोग के साथ कई देशों के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। कोरोना के दौर में भी जरूरतमंद देशों को वैक्सीन पहुंचाकर हम अपने वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरे विश्व को एक बार फिर से परिचित करा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस किताब में जिस संतुलित दृष्टिकोण के साथ श्री दिनकर श्रीवास्तव जी ने बिल्कुल नए सब्जेक्ट पर काम किया है, उसकी देश ही नहीं बल्कि दुनिया में सराहना होगी। हम सभी उनसे कई और ऐसी किताबों की अपेक्षा करते हैं और इस पुस्तक के लिए उन्हें मैं पुनः बधाई देता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विवेकानंद फाउंडेशन के प्रति भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं चाहता था कि कार्यक्रम में देर तक रहूं, बाकी विद्वतजनों की बात भी मैं सुन सकूं, लेकिन अचानक मुझे दांडी यात्रा में भाग लेने के लिए निमंत्रण भी और निर्देश भी आया है, तो मुझे जाना है। मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आदर भाव से मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद।